हेलो विद्यार्थियों, आज हम व्यतिकरण का अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। व्यतिकरण जो कि तरंगों के अध्यारोपण का एक स्वरूप है, आज हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। अध्यारोपण के बारे में हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में गमन करती हुई किन्हीं बिंदुओं पर परस्पर मिलती हैं तो एक नई तरंग का निर्माण करती है और इस नई तरंग का परिणामी विस्थापन इन मूल तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है। अब जो अध्यारोपण होता है तरंगों का, उसको हम तीन वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। एक होता है व्यतिकरण, जिसमें दो सर्वसम तरंगे जिनकी आवर्ती समान हो, एक ही दिशा में एक ही माध्यम में गमन करते हुए अध्यारोपित होती हैं तो व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होती है। दूसरा आता है आपका विस्पंद, जिसमें लगभग समान आवर्ती की तरंगे, समान नहीं होंगी लेकिन लगभग समान आवर्ती की तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करते हुए अध्यारोपित होती हैं तो विस्पंद की घटना उत्पन्न होती है और विस्पंद व्यतिकरण का ही एक विशेष रूप है। और तीसरा होता है यदि दो सर्वसम तरंगे किसी माध्यम में परस्पर विपरीत दिशा में एक सरल रेखा के अनुदिश गमन करती हुई परस्पर अध्यारोपित होती हैं तो अपरगामी तरंग का निर्माण करती हैं। तो ये तीन स्वरूप है, व्यतिकरण, विस्पंद और आपका अपरगामी तरंग। हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं प्रकाश तरंगों का। ठीक है, तो प्रकाश तरंगों के संबंध में व्यतिकरण को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे? परिभाषा लगभग उसी तरह है कि जब दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित सर्वसम तरंगे, और ये तरंगे कैसी होंगी? कला संबद्ध ही होंगी। ठीक है, किसी समष्टि में एक दिशा में संचरित होते हुए किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो इस बिंदु पर परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है वो मूल तरंगों की तीव्रताओं से अधिक प्राप्त होती है, ठीक है, या कम प्राप्त होती है। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। ठीक है, अब जो व्यतिकरण है प्रकाश तरंगों के लिए, उसको हम दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण में क्या होगा कि तरंगे समष्टि में किसी बिंदु पर समान कला में अध्यारोपित होंगी। समान कला में अध्यारोपित होने के कारण जो परिणामी तरंग की तीव्रता है वो मूल तरंग की तीव्रताओं से अधिक प्राप्त होगी। ठीक है, और अगर हम आयाम की बात करें कि परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयाम के योग के तुल्य होता है, तो ये अवस्था होती है समपोषी व्यतिकरण की, या कह लीजिए अध्यारोपण की, क्योंकि ये अध्यारोपण का ही एक विशेष रूप है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात की कि समपोषी अध्यारोपण में जो तरंगे हैं वो समान कला में अध्यारोपित होंगी। इस कारण उनके मध्य जो कलांतर होगा उसको हम इस तरह दर्शाएंगे, या तो वो जीरो होगा या पाई का समगुणज होगा, यानी कि फाई बराबर किसके? ये कलांतर को दर्शाता है फाई। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन टू एन पाई रेडियन होता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम विनाशी व्यतिकरण की। विनाशी व्यतिकरण ठीक इसके विपरीत, कि विनाशी व्यतिकरण में तरंगे समष्टि में किसी बिंदु पर विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं। विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो इस कारण परिणामी तरंग की तीव्रता मूल तरंग की तीव्रताओं से कम प्राप्त होती है, या कह लीजिए इनके योग से कम प्राप्त होती है, तथा आयाम मूल तरंगों के आयाम के अंतर के तुल्य होता है। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होगा उसको दर्शाएंगे फाई से। वो किसके बराबर होगा? ये पाई का विषम गुणज होगा, जैसे पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन रेडियन प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक विशेष तथ्य ये आपको याद भी रखना है कि यदि जो सर्वसम तरंगे अध्यारोपित हो रही हैं जिनके कारण व्यतिकरण की घटना उत्पन्न हो रही है, उनमें दोनों की तीव्रताएं अगर समान हो, जैसे I1 बराबर I2 बराबर I0 हो, तो समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता मूल तरंग की तीव्रता की 4 गुनी, यानी कि I बराबर 4 I0, और विनाशी व्यतिकरण में आपका जो तीव्रता होगी परिणामी तरंग की वो शून्य होगी, यानी कि ये पूर्ण अंधकार की अवस्था होगी। यानी कि अगर तीव्रताएं समान है तो जो व्यतिकरण प्रतिरूप आप प्राप्त करेंगे कुछ स्थानों पर आपका वो चमकीला होगा और कुछ स्थानों पर पूर्ण अंधेरा होगा। और इस तरह से ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है और आया भी है बोर्ड एग्जाम में कि
प्रकाश से मिलने पर अंधकार उत्पन्न होने की घटना या प्रकाश उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? तो वो प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। इसके बाद अभी हमने बात की व्यतिकरण में कला संबद्ध। तो कला संबद्ध का अर्थ क्या है? यहाँ पे कला संबद्ध स्रोत भी होते हैं और उनसे उत्सर्जित तरंगे कला संबद्ध तरंगे भी कहलाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्रोत की। ऐसे दो प्रकाश स्रोत जिनसे किसी भी स्थिति में उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के सापेक्ष नियत बना रहे, समय के सापेक्ष नियत बना रहे, उन स्रोतों को हम बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। तथा इन स्रोतों से प्राप्त होने वाली जो तरंगे होती हैं वो कला संबद्ध तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि इनके मध्य कलांतर समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होता, अर्थात नियत बना रहता है। अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में जितने भी प्रकाश स्रोत है, जैसे आप सूर्य ले लीजिए, विद्युत बल्ब ले लीजिए, मोमबत्ती ले लीजिए, ठीक है, इसी प्रकार अन्य, तो ऐसे कोई भी प्रकृति में विद्यमान दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबद्ध नहीं हो सकते या इनका कला संबद्ध होना संभव नहीं है, ठीक है। अतः एक ही प्रकाश स्रोत से हम दो प्रकाश स्रोत बना लेते हैं, जिससे हमें कला संबद्ध वाली स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिससे किसी भी क्षण मूल स्रोत में अगर कोई परिवर्तन होता है, कला में कोई परिवर्तन, तो इन दोनों स्रोतों की कला में भी वही परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ये स्रोत क्या रहेंगे? कला संबद्ध। तो कोई एक स्वतंत्र स्रोत दो स्वतंत्र स्रोत तो आपको मिलने संभव नहीं है जो कला संबद्ध हो, ठीक है। किंतु आधुनिक समय में एक युक्ति होती है जिसको हम बोलते हैं लेसर। ये एक ऐसी युक्ति है जिससे एक वर्णीय, अत्यंत तीव्र और कला संबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपके पास एक जैसे दो लेजर हो जाएं और उनका आप प्रयोग करें तो आप व्यतिकरण की घटना को संभव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया व्यतिकरण और उसके प्रकार। अब व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, जो आप पीछे पढ़ भी चुके हैं, जो भी आपको समझाया, तो उन शर्तों को हम ध्यान रखेंगे कि व्यतिकरण की घटना को उत्पन्न करने के लिए या कह लीजिए व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए आपको किन किन तथ्यों का ध्यान रखना है। पहला, नंबर 1, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, ठीक है, अर्थात इनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के सापेक्ष नियत रहना चाहिए। दूसरा, नंबर 2, दोनों स्रोत एक वर्णी होने चाहिए। एक वर्णी इसलिए क्योंकि हमें सर्वसम तरंगे चाहिए जिनकी आवर्ती समान हो, तरंगदैर्ध्य समान हो, तो ये एक वर्णी प्रकाश से ही संभव है, जिससे प्राप्त तरंगों का तरंगदैर्ध्य और आवर्ती क्या होनी चाहिए? नियत होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3, दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए, जिससे विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में पूर्ण अंधकार की अवस्था प्राप्त हो, ठीक है, और इससे फ्रिंजों के मध्य कॉन्ट्रास्ट अच्छा प्राप्त होगा और जो व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा वो स्पष्ट बनेगा। नंबर 4, दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, व्यतिकरण के लिए यह आवश्यक शर्त है। अगला नंबर, दोनों प्रकाश स्रोत अति निकट होने चाहिए। नंबर 6, दोनों प्रकाश स्रोत व स्रोत स्लिटों की चौड़ाई अत्यंत संकीर्ण होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़े आकार लेंगे तो ये अनेकों स्लिटों की तरह व्यवहार करेगी, तो आपको व्यतिकरण प्रतिरूप न प्राप्त होकर एक जैसी तीव्रता का आपका प्रकाश प्राप्त होगा। इसके बाद अगला नंबर, दोनों तरंगों के मध्य पथांतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। और लास्ट, यदि प्रकाश तरंगे ध्रुवित हैं तो उनका ध्रुवण तल समान होना चाहिए। अगर ध्रुवण तल समान नहीं होगा तो पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होकर एक समान तीव्रता प्राप्त होगी, ठीक है। इसके बाद अगला अध्ययन है हमारा यंग का द्विस्लिट प्रयोग। ये व्यतिकरण से ही संबंधित है और यंग वे वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम व्यतिकरण का प्रायोगिक प्रदर्शन किया। आधार व्यतिकरण की परिभाषा के अनुसार ही कि हमें क्या चाहिए? दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत चाहिए, उनसे उत्सर्जित तरंगे क्या होंगी? कला संबद्ध तरंगे होंगी, और ये एक ही माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती होनी चाहिए। तो उसी चीज को आधार मानते हुए इन्होंने ये किया कि एक प्रकाश स्रोत लिया, ये प्रकाश स्रोत है इधर, इससे उत्सर्जित प्रकाश को एक एकल स्लिट से गुजारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आप ध्यान दीजिए, हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो तरंगे उत्पन्न होती हैं, सुरंग रथ के साथ चलती हैं, ठीक है। तो वही अवस्था लगभग यहाँ पे दर्शाई हुई है कि ये मान लीजिए सुरंग की अवस्था है और ये गर्त की अवस्था है, ठीक है।
तो माध्यम में ये तरंग संचरित हो रही है। अब इनको द्विस्लिट से गुजारा, मान लीजिए इस स्रोत को मैं S कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ S1 और इसको मैं कह रहा हूँ S2। तो एक स्रोत से, प्रकाश स्रोत से उन्होंने दो प्रकाश स्रोत निर्मित कर लिए जो कि कला संबद्ध होंगे। ठीक है। अब इनसे उत्सर्जित होने वाली तरंगे आगे माध्यम में गमन करती हुई विभिन्न बिंदुओं पर मिलती हैं और इस तरह से हमें एक प्रतिरूप प्राप्त होता है पर्दे पर। अब आप ध्यान दीजिए कि यदि सुरंग सुरंग से, गर्त गर्त से, सुरंग सुरंग से, इस तरह से, या कह लीजिए ये समान कला में मिलती हैं तो प्रकाश की तीव्रता हमें अधिक प्राप्त होती है। तो पर्दे के मध्य भाग में हमें केंद्रीय या कह लीजिए चमकीली दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। चमकीली फ्रिंज कह सकते हैं या दीप्त फ्रिंज कह सकते हैं इनको। ठीक है। यदि स्थिति इसके विपरीत होती है, यानी कि विपरीत कला में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सुरंग के साथ गर्त मिली हुई है, गर्त के साथ सुरंग मिली हुई है इस पॉइंट पर, तो हमें क्या होगा, एक काली या अंधकार वाली अवस्था प्राप्त होगी, तो उसको हम अदीप्त या काली फ्रिंज बोलते हैं। ठीक है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो प्रतिरूप हमें प्राप्त होता है, जिसको यहाँ पे भी दर्शाया गया है चित्र में, वो आप देख सकते हैं कि जो मध्य भाग पर चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी या दीप्त फ्रिंज। ठीक है। उसके बाद एकांतर क्रम में अदीप्त, फिर दीप्त, अदीप्त और दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती हैं। तो ये क्रम प्राप्त होता है। मध्य भाग में चमकीली या कह लीजिए दीप्त फ्रिंज, उसके बाद एकांतर क्रम से दोनों ओर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर इनके बाद आ जाएंगी अदीप्त, फिर दीप्त। तो इस क्रम से हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, जिसकी प्रकृति कुछ इस रेखा चित्र के अनुसार होती है कि मध्य भाग आपका दीप्त होगा, उसके बाद अदीप्त, फिर दीप्त, और यही प्रक्रिया लगातार आपकी चलती रहेगी। तो इस तरह से हमें ये व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। अब हम इसका गणितीय विश्लेषण करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण ले रहे हैं। तो हम जानते हैं कि एक प्रकाश स्रोत को दो प्रकाश स्रोतों की भांति प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमें कला संबद्ध प्रकाश स्रोत चाहिए व्यतिकरण की घटना को उत्पन्न करने के लिए। और पर्दे के मध्य भाग पर आपकी दीप्त फ्रिंज बनती है और उसके बाद एकांतर क्रम में दीप्त के बाद अदीप्त और फिर दीप्त, और ये क्रम से हमें फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि ये केंद्रीय भाग है जहां पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है। अब कोई अन्य बिंदु चुन रहे हैं हम P। अब यहाँ पर हमें अदीप्त फ्रिंज भी प्राप्त हो सकती है और दीप्त भी। वो निर्भर करेगा कि इस बिंदु की केंद्रीय बिंदु से दूरी कितनी है या पर्दे के मध्य भाग से दूरी कितनी है, और साथ ही साथ जो मुख्य भाग जिस पर निर्भर करेगा वो निर्भर करेगा कि S1 और S2 से चलने वाली जो तरंगे बिंदु P पर पहुंच रही हैं उनके मध्य कलांतर क्या है, और ये निर्भर करेगा कि इन दोनों के मध्य पथांतर क्या है। तो हम मान रहे हैं कि S1 से चलने वाली प्रकाश किरण जो P पर पहुंचती है उसके द्वारा तय की गई दूरी x है, और जो S2 से पहुंच रही है उसके द्वारा तय की गई दूरी x प्लस डेल x है। यानी कि यहाँ पर पथांतर जिसको दर्शा रहे हैं हम किससे, डेल x से, ये किसके लंबाई के बराबर है, हम यहाँ से S1 से इस पर लंब डालते हैं, S2a के बराबर है। अब यहाँ पे ये कोण जो ये विस्थापन वाली अवस्था के लिए या विचलन के लिए आ रहा है, इसको दर्शा रहे हैं हम थीटा से, और ये माध्य अवस्था के लिए तो ये कोण होगा थीटा। ठीक है। तो ये हमारा रेखा चित्र हो गया। दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी को दर्शा रहे हैं स्मॉल d से, और स्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी को हम दर्शा रहे हैं कैपिटल D से। ठीक है। अब इसके आधार पर हम व्यतिकरण की गणितीय विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तरंगों के अध्यारोपण की। हम जानते हैं क्योंकि व्यतिकरण अध्यारोपण का ही एक रूप है। तो जब अध्यारोपण होता है तो एक परिणामी तरंग निर्मित होती है और जिसका विस्थापन मूल तरंगों के विस्थापनों के योग के तुल्य होता है। तो अगर प्रकाश का व्यतिकरण हो रहा है तो जो मूल तरंग के अध्यारोपण से नई तरंग निर्मित होगी उसका विस्थापन क्या होगा, उसका आयाम क्या होगा, ये सब हम ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम आगे का अध्ययन करेंगे। तो हम लेते हैं या हम जानते हैं, ठीक है, कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और जो प्रकाशीय प्रभाव उत्पन्न करता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युतीय घटक होता है। तो हम यहाँ पे विद्युतीय घटक को आधार मानकर अध्ययन करेंगे। तो हम ले रहे हैं कि x1 और x2 से चलने वाली जो किरणें पर्दे के बिंदु P पर पहुंचती हैं उनके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, x तथा x प्लस डेल x है।
ठीक है। अब इनके जो विद्युत क्षेत्र हैं क्रम से पहली तरंग के लिए E1 से दर्शा रहे हैं। E1 ये किसके बराबर होगा, EM1 ये इसका आयाम साइन kx माइनस ओमेगा टी दर्शा रहे हैं समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि एक प्रगामी तरंग की तरह हम इनको ले रहे हैं। ठीक है। E2 किसके बराबर होगा, EM2 साइन के x के स्थान पर इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, x प्लस डेल x, क्योंकि पथांतर है इसमें, माइनस ओमेगा टी। अब इस समीकरण को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, EM2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आप कहेंगे ये फाइव कहाँ से आ गया, हम गुना करेंगे k डेल x, k होता है कोणीय तरंग संख्या। ठीक है, यानी कि फाइव बराबर किसके, k डेल x के है, और k क्या होता है, कोणीय तरंग संख्या। ये बराबर किसके होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल x, और ये पूरा गुणनफल कलांतर के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे फाइव जो हमने यहाँ पे लिया है वो क्या है, आप ध्यान रखेंगे ये कलांतर है, और ये क्या है आपको पहले ही पता है, ये क्या है, पथांतर। तो कलांतर और पथांतर में क्या संबंध होता है वो इस सूत्र से आप याद रखेंगे, समीकरण नंबर 3, कि कलांतर फाई बराबर होता है किसके, 2 पाई अपॉन लैम्डा पथांतर के। ठीक है। अब बिंदु P पर, क्योंकि ये दोनों तरंगें अध्यारोपित हो रही हैं, तो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा, यानी कि परिणामी तरंग जो प्राप्त होगी वो क्या होगा, इन दोनों के योग के तुल्य होगा, यानी कि E बराबर किसके, E1 प्लस E2। अब हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। पहली समीकरण है EM1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, प्लस दूसरी समीकरण EM2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, पहली समीकरण ज्यों की त्यों, EM1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस, अब हम इसको सरल करेंगे सर्वप्रथम। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे a kx माइनस ओमेगा टी है और b फाइव है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन a कोस b प्लस कोस ए साइन बी, यहाँ पे बाहर EM2 है तो उसकी गुना हो जाएगी। तो इस तरह से हम लिखेंगे EM2 साइन kx माइनस ओमेगा टी कोस फाइव प्लस EM2 कोस kx माइनस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, अब हम इस पद और इस पद में से साइन kx माइनस ओमेगा टी को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, EM1 प्लस EM2 कोस फाइव साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस EM2 कोस kx माइनस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। इसको कह रहे हैं हम समीकरण नंबर 4। अब ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की समीकरण आ गई, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि परिणामी तरंग की समीकरण आ गई। अब परिणामी तरंग में आयाम भी होगा, ये ज्यावक्रिय भी होगी क्योंकि परगामी तरंग है। ठीक है, अब ध्यान दें तो अगर ये साइन है तो ये कोस के तुल्य माना जा सकता है, और ये कोस है तो ये किसके तुल्य माना जा सकता है, साइन के, क्योंकि हमें इसे साइन के पदों में व्यक्त करना है। क्योंकि परगामी तरंग है, दो परगामी तरंग अगर अध्यारोपित होती हैं एक ही दिशा में एक ही माध्यम में गमन करते हुए, तो उनके अध्यारोपण से परगामी तरंग ही निर्मित होती है। यानी कि इस पूरी समीकरण को हमें साइन के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि अब ये पूरा मान कोस के तुल्य माना जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे आयाम भी लेना है तो आयाम भी हम सम्मिलित करेंगे, और यहाँ पर EM2 साइन फाइव ये साइन के तुल्य लिया जाएगा या माना जाएगा। तो इसलिए हम मानते हैं कि EM1 प्लस EM2 कोस फाइव बराबर किसके है, EM कोस एल्फा के, जहाँ पे EM मान लीजिए परिणामी तरंग का आयाम है और एल्फा आपका कलाकोण है। इसी तरह से EM2 साइन फाइव ये बराबर किसके होगा, EM साइन एल्फा के। इसको समीकरण नंबर 5 कहिए और इसको 6 कहिए। अब समीकरण 4, 5, 6 से 5, 6 से ये मान इसमें रखिए, तो ये समीकरण हो जाएगी E बराबर EM साइन kx माइनस ओमेगा टी कोस एल्फा प्लस EM कोस kx माइनस ओमेगा टी साइन एल्फा। EM हम कॉमन ले लेंगे तो साइन kx माइनस ओमेगा टी कोस एल्फा प्लस कोस kx माइनस ओमेगा टी साइन एल्फा। अब ये हो गया साइन a प्लस बी का सूत्र, सॉरी साइन a प्लस बी के फॉर्मूले के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आप इसे इस तरह लिखेंगे, E बराबर EM साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस एल्फा। तो ये जो आता है ये परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान आता है, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि परिणामी तरंग का विस्थापन आता है। ठीक है, अब इसको आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दो परगामी तरंगें एक दिशा में एक ही माध्यम में गमन करते हुए अध्यारोपित होती हैं तो उनके द्वारा निर्मित नई तरंग भी परगामी होती है। तो आप स्पष्ट कर सकते हैं या स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नई तरंग या नया परिणामी विद्युत क्षेत्र आपको प्राप्त हो रहा है वो भी ज्यावक्रिय रूप से, यानी कि साइन के पदों में।
ठीक है, जिसकी आपकी आवर्ती या कह लीजिए कोणीय आवर्ती ओमेगा ही है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे ये विस्थापन तो हमें प्राप्त हो गया, अब EM क्या है, परिणामी आयाम है इस विस्थापन का, और अल्फा क्या है, कला कोण है। अब इनके मान क्या होंगे, क्योंकि ये तो हमने केवल माने थे। अब इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 5 और 6 का वर्ग कर कर जोड़ने पर, जब आप वर्ग करके जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, EM स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 के, और इधर क्या आएगा, EM1 का स्क्वायर, EM2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस दोनों की गुना का दुगुना, क्योंकि इसका पूरा का वर्ग होगा, 2 EM1 EM2 कोस फाई, और ये क्या आ जाएगा, प्लस EM2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ से अगर हम EM2 कॉमन ले लें तो ध्यान होगा, साइन स्क्वायर फाई और ये कोस स्क्वायर फाई, ये फिर 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, EM1 स्क्वायर प्लस EM2 स्क्वायर प्लस 2 EM1 EM2 कोस फाई, ये किसके बराबर, EM स्क्वायर के, या EM बराबर ये परिणामी आयाम किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट EM1 स्क्वायर प्लस EM2 स्क्वायर प्लस 2 EM1 EM2 कोस फाई, ये इसके बराबर आ जाता है। तो ये होता है परिणामी आयाम। अब हमें ज्ञात करना है कला का मान, अल्फा का मान, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 6 को समीकरण 5 से भाग देने पर, तो tan अल्फा ये बराबर किसके आएगा, EM2 साइन फाई बटे EM1 प्लस EM2 कोस फाई, और अल्फा बराबर किसके आ जाएगा, tan इनवर्स EM2 साइन फाई बटे EM1 प्लस EM2 कोस फाई। तो ये आ जाता है हमारे पास कला कोण का मान इस परिणामी तरंग के लिए, या कह लीजिए परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, व्यतिकरण में आज इतना ही। कल हम व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।